नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, चलिए मैं फिर से आपके सामने जो ज्योग्राफी का एक चैप्टर चल रहा है, वायुदाब एवं पवनें, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। ये उसका तीसरा पार्ट है। काफ़ी हद तक मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ पिछले दो पार्ट में, जो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ठीक है। और उसी के हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने पिछले उसमें क्या बताया आप लोगों को। मैंने डिस्कस किया था, जो छोड़ा था आप लोगों को, मैंने पवने और बताया था कि पवने तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्थायी पवने, नंबर 2 सामयिक पवने, नंबर 3 स्थानीय पवने। फिर बताया था व्यापारिक पवने। ये स्थायी पवने भी कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। फिर इसके बाद सामयिक पवने बताया, ये तीन प्रकार की ये भी थी, मुख्यतः मानसूनी पवने, स्थल समीर, जल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। इसके बाद स्थानीय पवने, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। इनकी जो प्रकृति के आधार पर, एक होती हैं गर्म और दूसरी होती हैं ठंडी, जो स्थान विशेष पर चलती हैं। अब हमें क्या करना है, इनको एक एक करके पढ़ना और समझना कि ये कैसे और कहाँ पे चलती हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ फैक्ट भी हैं और कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो हम पढ़ेंगे नंबर 1 स्थायी पवने। स्थायी पवने, देखिए स्थायी पवने क्या होती हैं। जैसा कि नाम है, वे पवने जो वर्ष भर पृथ्वी पर एक ही दिशा में गति करती रहती है, गति करती रहती हैं, ठीक है ना। एक ही दिशा में गति करती रहती हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा स्थिर रहती हैं, तो इनको हम स्थिर पवन भी कहते हैं। इनको प्रचलित पवन भी बोला जाता है, प्रचलित पवने भी बोला जाता है। इन्हीं का एक नाम और भी है, ग्रही पवने। ग्रही पवने भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है ना। अगर पूछ दिया जाए कि स्थायी पवनों के अन्य नाम, स्थिर पवने या परमानेंट पवन, प्रचलित पवने और ग्रही पवने, और इनकी परिभाषा क्या हुई, वे पवने जो वर्ष भर पृथ्वी पर एक ही दिशा में गति करती रहती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्थायी पवने। क्या कहते हैं? स्थायी पवने। देखिए क्या कहते हैं, वे पवने जो वर्ष भर पृथ्वी पर एक ही दिशा में गति करती रहती हैं, स्थायी पवने कहलाती हैं। और इनको क्या कहते हैं? स्थिर पवन भी, प्रचलित पवने भी और ग्रही पवनों के नाम से भी जाना जाता है। और इनके कितने प्रकार? तीन प्रकार। नंबर 1 व्यापारिक पवने, व्यापारिक। नंबर 2 पछुआ पवने, पछुआ पवने। और नंबर 3 होती है ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। चलिए, ये तो तीन प्रकार की होती है, जिसमें हम अब एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स।
देखिए व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, इसको समझने के लिए इस फिगर का सहारा लेंगे, इसके माध्यम से देखेंगे। ये नॉर्थ पोल और इधर ये साउथ पोल। पिछली क्लास में डिटेल से इनके बारे में चर्चा की जा चुकी है, ठीक है ना। ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके ऊपर यानी नॉर्थ में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये जो क्षेत्र बताया था आप लोगों को, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये जो होता है भूमध्य रेखीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र, यानी कि भूमध्य रेखीय उच्च भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र। देखिए ये यहाँ पे ताप उच्च होगा, क्या हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। यदि टेम्परेचर हाई है तो यह प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। इसलिए हमने इस पेटी का नाम दिया था, भूमध्य रेखा के आसपास है तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, ठीक है ना। और अगला मैंने इसमें बताया था आप लोगों को 30 से लेकर 35 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तथा 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, ये वाला जो क्षेत्र था, इस पेटी को मैंने क्या बताया था, इसको बताया था उपध्रुवी, इसको बताया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। क्या बताया था, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पे वायुदाब कैसा है, उच्च है, हाई प्रेशर है, प्रेशर कैसा है, हाई, और टेम्परेचर, तो इसके मतलब यहाँ की कंपैरिजन लो होगा, ठीक है। और सेम ये वाली भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी। देखिए यहाँ पे वायुदाब ज्यादा है और यहाँ पे भी वायुदाब ज्यादा है और यहाँ पे वायुदाब कैसा है, कम है। तो क्या होगा, पवन चलने के लिए क्या कंडीशन होती है कि पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से किधर की तरफ चलती हैं, निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। यानी पवनें हमेशा किधर चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। देखिए यहाँ उच्च है और यहाँ पे उच्च है और यहाँ टेम्परेचर कम होने ज़्यादा होने के कारण यहाँ वायुदाब कम है, तो ये पवनें क्या करेंगी, यहाँ से ये भूमध्य रेखा की तरफ चलेगी। देखिए ऐसे, ये ऐसे ऐसे, इस साइड भी ऐसे चलेगी और इस साइड भी ऐसे चलेगी, यहाँ पे ऐसे चलेगी, ठीक है। ये जो पवनें हैं, इन्हीं पवनों को क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवनें कहा जाता है। क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहा जाता है या ट्रेड विंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, यानी व्यापारिक पवनें क्या होता है कि प्राचीन काल में जो दुनिया का व्यापार किया जाता था वो नाव के सहारे किया जाता था और व्यापारी लोग क्या करते थे, नाव में ऊपर तिरपाल लगा लेते थे और तिरपाल के माध्यम से क्या होता था, ये पवनों के सहारे वो अपनी दूरी को आसानी से तय कर लेते थे, उनको चलाना नहीं पड़ता था, पवनें खुद ही धकेल देती थी और वो नाव आगे बढ़ जाती थी। इससे उनके व्यापार में क्या होता था, फायदा होता था, उनको मेहनत कम करनी पड़ती थी, इसलिए इन पवनों को व्यापारिक पवनें नाम दिया गया या ट्रेड विंड कहा गया। अगर पूछ लिया जाए व्यापारिक पवनों को परिभाषित करिए,
यानी परिभाषा क्या है अगर देखें तो देखिए इस पेटी का नाम मैंने क्या बताया, इसको बताया उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, 30 से लेकर 35 और 30 से लेकर 35। ऐसे 60 में लिख देता हूं उपोष्णकटिबंधीय, है ना, उच्च वायुदाब पेटी। और ये भी सेम हो गई उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। और इसको हम 60 में लिख देते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए क्या है, आप ऐसे बता सकते हैं इसकी परिभाषा, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलने वाली पवनों को, दोनों गोलार्धों में इन चलने वाली पवनों को ही व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्या बताया, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से किधर की तरफ, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ। यहां देखिए मैंने 60 में थोड़ा लिख दिया है, इसको समझिए क्या है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से किधर की तरफ, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। या दूसरा इसको अन्य तरीके से डिफाइन अगर करना है तो आप ऐसे भी पूछा जा सकता है या बताया जा सकता है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ तथा साउथ में स्थित उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा पर 5 डिग्री नॉर्थ तथा साउथ के बीच की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्या मैंने बताया, देखिए यहां पे लिख देते हैं फिर से दूसरी परिभाषा, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। देखिए फिर से देख लीजिए, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ यानी उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध से 5 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ यानी 5 ऊपर भी 5 नीचे, ये नॉर्थ और ये साउथ की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देख लीजिए जरा, ये चीज समझ गए होंगे। तो आगे देखिए कि एक चीज कभी कभी पूछ दिया जाता है, ये 30 से 35 डिग्री का जो अक्षांश है, 30 से 35 डिग्री के अक्षांश जो है वो दोनों गोलार्धों में, यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी है, यानी कि यहाँ पर वायुदाब ऊंचा है, ठीक है। तो इसको किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश आपसे पूछा जा सकता है, अश्व अक्षांश क्या होता है, क्या पूछा जाता, इसको हार्श लैटिट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं, हार्श लैटिट्यूड। और कई बार इस पर टिप्पणी लिखने को या क्वेश्चन पूछ देता है अश्व अक्षांश किन किन अक्षांशों के बीच में स्थित होता है, और अक्षांश दे दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अश्व अक्षांश जो पाया जाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में स्थित होता है। इसका नाम अश्व अक्षांश इसलिए दिया गया है कि प्राचीन काल में व्यापारी क्या करते थे, अपने व्यापार जब करते थे तो नाव में घोड़े वगैरह ले जाते थे, घोड़ों का व्यापार करते थे। और ये घोड़ों का व्यापार करते समय क्या होती थी, जैसे ही नाव इनकी यहाँ पे आती थी इस क्षेत्र में, तो वो नाव नीचे दबने लगती थी, क्योंकि दाब ज़्यादा था, वायुमंडलीय दाब यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होने के कारण ये नाव नीचे दबने लगती थी। तो ये व्यापारी क्या करते थे, कुछ घोड़े उससे निकालकर समुद्र में फेंक देते थे, जिससे नाव का भार कम हो जाता था और नाव ऊपर आ जाती थी, व्यापारी अपने आगे बढ़ जाते थे। इसलिए व्यापारियों ने क्या किया, इस स्थान का नाम ही अश्व अक्षांश, या इसी घटना के आधार पर इसका नाम अश्व अक्षांश रख दिया गया, ठीक है।
कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे अस्वच्छांश क्या होता है। अब आते हैं, बात आगे करते हैं। एक मैंने कहा था यहाँ वायुदाब अधिक होता है, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया। वायुदाब अधिक और निम्न या वायुदाब उच्च और निम्न, ये कैसे डिसाइड करते हैं कहाँ पे वायुदाब उच्च है या कहाँ पे निम्न है? कोई एक पैमाना होना चाहिए, जिसके ऊपर अगर कोई वायुदाब है तो उसको हम उच्च वायुदाब कहते हैं, या कोई एक पैमाना ऐसा है जिसके नीचे अगर वायुदाब है तो उसको हम निम्न वायुदाब कहते हैं। तो हाँ, वो पैमाना देखिए क्या है, जो वायुदाब होता है उसको मिलीबार यानी एमबी में व्यक्त करते हैं और बैरोमीटर से नापते हैं, बैरोमीटर। तो देखिए क्या है, समुद्र तल पर, कहाँ पे? समुद्र तल पर वायुदाब मापा गया है, यानी समुद्र तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायु द्वारा डाला गया दाब, या वायु की पेटी के द्वारा डाला गया दाब कितना होता? 1013.25 मिली बार होता है। ध्यान दीजिए, समुद्र तल पर जो वायुदाब होता है वो कितना है? 1013.25 यानी 25 मिली बार होता है। तो ये एक मानक के रूप में ले लिया गया कि सामान्य जो वायुदाब होता है वो इतना होता है, और अगर कहीं पे इससे नीचे का दाब मिलता है, कहीं इससे नीचे दाब होता है, इससे कम होता है, तो उसे निम्न वायुदाब कह देते हैं। और कहीं पे यानी माइनस में होता है, इससे कम होता है, तो निम्न वायुदाब कह दिया। और कहीं पे अगर इससे ज्यादा होता है, प्लस में होता है, तो उसको उच्च वायुदाब कहते हैं। यानी समझ में आया होगा। यानी समुद्र तल पर कितना होता है, कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो आप ये बताएंगे 1013.25 मिलीबार, ठीक है ना, इतना होता है। इससे कहीं ऊंचा है, नीचा है, तो उसको निम्न और उच्च वायुदाब कहते हैं। ये शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है, समझें कि ये जो पवनें चलती हैं, ऐसे चल रही हैं उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा की ओर। ये ऐसे ही क्यों चल रही हैं? ये तिरछी क्यों है? इनकी दिशा तो झुकी हुई क्यों है? ये सिर्फ ऐसी सीधी क्यों नहीं हो सकती? या फिर ये इस साइड को झुकी है, इस साइड को झुक के ना इस साइड को क्यों नहीं झुकी? ठीक है ना, इसका क्या रीजन है? तो इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये एक साइड को ही क्यों झुकी हुई है। तो देखिए क्या है, पृथ्वी अपनी अक्षों पे घूर्णन गति करती है, और जब घूर्णन गति करती है तो घूर्णन गति करते करते सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो इस गति के कारण क्या होता है, खासकर घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास में एक बल कार्य करता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास में एक बल कार्य करता है। इस बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। कोरियालिस बल कहा जाता है। कौन सा बल? कोरियालिस बल। कौन सा बल कहते हैं? कोरियालिस बल। इस कोरियालिस बल के कारण हवाओं की जो गति होती है वो परिवर्तित होती रहती है, यानी कि हवाओं की जो दिशा है वो सीधी ना होके अपने दाएं या बाएं हो जाती है। किस बल के कारण? इस बल के कारण। और जहां पर इस बल का मान कम होता है या शून्य होता है, वहां पर इनकी दिशा जो होती पवनों की वो कैसी होती? सीधी हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा कोरियालिस बल का मान कहां होता है? सब क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज्यादा कोरियालिस बल कहां लगता है? ध्रुव के पास में, पोल के पास में लगता है। और सबसे कम कोरियालिस बल का मान कहां होता है? विषुवत रेखा पे। याद करते रहिए क्या मैंने बताया कि पृथ्वी के ध्रुव के पास में, उत्तरी गोलार्ध के पास में इसकी घूर्णन गति के कारण एक बल कार्य करता है जिसे हम कोरियालिस बल कहते हैं।
और इस कोरियालिस बल की वजह से पवनों की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में कुछ और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ और होती है, सीधी ना होकर इनकी दिशा चेंज होती है। ठीक है, इस कोरियालिस बल का मान यानी सबसे ज्यादा जो फोर्स लगता है ध्रुवों पे लगता है और सबसे कम इसका मान कहां पे होता है, भूमध्य रेखा के पास होता है। इसीलिए जब भूमध्य रेखा के पास में होता है, ये कोरियालिस बल पहले समझ गए, तो भूमध्य रेखा के पास सबसे कम होने के कारण इन हवाओं की गति जो होती है वो सीधी हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो सीधी ऊपर की ओर उठ जाती हैं। अगर त्रिविमी क्षेत्र देखेंगे तो ऐसे हवाएं ये आई और आने के बाद ऐसे सीधे ऊपर की ओर उठ जाएंगे, यानी क्षैतिज हवाएं नहीं चलेंगी। यानी कि जैसे ही यहाँ तक आएगी और यहाँ ये हवाएं क्या होती हैं, गर्म होके क्षैतिज दिशा में न चलकर ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है ना, यानी कि इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में हवाएं क्षैतिज न चलकर ऊर्ध्वाधर चलती हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर उठती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो कोरियालिस बल का मान शून्य है, दूसरा यहाँ का टेम्परेचर तापमान बहुत ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने के कारण जो गैसें आती हैं, हवाएं आती हैं, यहाँ पे गर्म होती हैं और गर्म होकर हल्की होती हैं और हल्की होकर क्या होती हैं, ऊपर उठने लगती हैं। और जब ऊपर उठ जाती हैं तो ऊपर जाने पर वायुमंडल में क्या होता है कि 65 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। और जब कमी आती है तो ये गर्म जो जलवाष्प होती है संघनित होकर बादल का निर्माण कर लेती है और फिर यहाँ पे वर्षा करने लगती है। और वर्षा करती है, इसी वर्षा को हम आगे पढ़ेंगे संवहनीय वर्षा कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा यहाँ इस क्षेत्र में होती है। ठीक है ना, तो हमें अभी पवने पढ़ रहे हैं उनको समझे। तो यहाँ पे जो पवने चलती हैं कैसी चलेंगी, ऊपर चलेंगी, आड़ी तिरछी नहीं चलेंगी, क्षैतिज नहीं चलेंगी। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये क्षेत्र शांत रहता है। कैसा रहता है, शांत। जब आड़ी तिरछी हवाएं नहीं चलेंगी तो शांत रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को शांत पेटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांत पेटी, या इसी को कभी कभी डोल ड्रम भी बोला जाता है। डोल ड्रम, डोल ड्रम पेटी। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं और इनको समझिए भी कि ये होती क्या, डोल ड्रम या शांत पेटी। कहां पे, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, जो निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है इसी को कहते हैं क्या, शांत पेटी। क्यों? क्योंकि यहाँ हवाएं क्षैतिज ना चलकर ऊर्ध्वाधर धीरे से उठ के ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला था दूसरा, डोल ड्रम। ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इस वाले को क्या बताया था, अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री अक्षांश, भूलना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। ठीक है, चलिए एक बात और आगे आपसे डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा ये कोरियालिस बल, जिससे हवाओं की गति की दिशा जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में कुछ और, दक्षिणी गोलार्ध में कुछ और। ये कोरियालिस बल की वजह से, यानी इसके प्रभाव से, कोरियालिस बल के प्रभाव से इनकी दिशा कैसी होती है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है फेरल महोदय। फेरल महोदय, फेरल महोदय ने एक नियम बताया जिसे फेरल का नियम बोला जाता है। फेरल का नियम, ये भी बेटा बहुत पूछा जाता है, फेरल का नियम क्या है। ध्यान दें, कौन से वैज्ञानिक थे, फेरल महोदय। उन्होंने एक नियम दिया जिसको कह दिया गया फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या है, देखिए ध्यान से। इन्होंने कहा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पवने, उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दिशा की दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ी होती हैं।
दाईं ओर मुड़ी होती है या होती है? ध्यान से देखिए, फेरल ने क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दिशा, जो उनकी दिशा होती है, जैसे ये दिशा है तो इस दिशा में, दिशा किधर है, नीचे की तरफ ये, और तो नीचे की तरफ दिशा है वो अपनी दिशा की दाईं तरफ झुक जाती है। तो अगर इधर दिशा है तो इसका दायां किधर होगा, इधर साइड। तो देखिए अगर मान लिया कोई ऐसे चल रही तो इसका ये मतलब इसकी दिशा है पवन की, तो इसका दायां किधर होगा, इधर। तो ये पवन क्या करेगी, इधर की ओर झुक जाएगी। कहीं पे भी देखेंगे, अभी पूरा ऊपर तक देखेंगे तो इसमें सारी पवनें, उत्तरी गोलार्ध में सारी पवनों की जो होती है, खास बात कोरियालिस बल की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दिशा की दाईं ओर, दाईं ओर समझ में आ रहा होगा, दाईं ओर मुड़ी होती हैं या झुकी हुई होती हैं। इसीलिए ये देखिए मैंने ऐसे बनाई है, इसको सीधा नहीं किया है, ना ही मैंने उधर की ओर किया है। बात समझ में आई होगी कि ये क्यों सीधी नहीं है, ऐसे सीधी लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की, या इसको मैंने झुका के क्यों नहीं, ठीक है। इसी तरह से ये समझ में आ गया। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया है, तथा, और बोला है तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी दिशा के बाईं ओर झुक जाती हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दिशा के दाईं ओर झुक जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या बताया कि हवा अपने या पवनें अपने बाईं ओर झुक जाती हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, ये आपका भूमध्य रेखा है, इसके नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए हवाएं किधर चल रही हैं, इधर की तरफ चल रही है। तो यहाँ जब जा रही हैं तो इनकी दिशा कहाँ है, ऊपर की तरफ, और इनका बायां किधर है, इधर। तो ये सारी अपने बाएं तरफ झुकी हुई, ठीक है। ये किसने बताया, फेरल महोदय ने बताया, फेरल का नियम कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कोरियालिस बल के प्रभाव से फेरल ने बताया कि पृथ्वी पर चलने वाली जो पवनें हैं वो क्या करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा की दाईं ओर झुक जाती हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा के बाईं ओर झुक जाती हैं। यह फेरल का नियम, ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और भी शब्दावली है जिसको बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, बिल्कुल फेरल के नियम को ही उन्होंने परिभाषित किया है। एक नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे, वाइस बैलेट का नियम, यानी नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक ने जब पवनों की दिशा के बारे में अध्ययन किया तो एक नियम दिया जो फेरल के नियम को ही परिभाषित करता है, जिसको वाइस बैलेट का नियम कहते हैं। और वाइस बैलेट का नियम बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दें क्या है वाइस बैलेट का नियम। इन्होंने सिर्फ इतना जोड़ दिया है, क्या जोड़ा है फेरल के नियम में, कहा है उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दिशा की ओर मुख करके खड़े होने पर पता चलता है कि पवनें दाईं तरफ झुकी होती हैं। क्या बताया वाइस बैलेट ने,
फेरल के नियम को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने ये बता दिया कि अगर पवनों की दिशा, पवन की दिशा जैसे यहाँ से उच्च वायुदाब से कहाँ चलती है, निम्न वायुदाब की ओर, तो यहाँ से अगर इधर जल रही हैं तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका मुख किधर है, इनकी गति की दिशा, गति की दिशा किधर है, नीचे की तरफ, तो अगर इधर की तरफ ही मुख करके खड़ा होगा कोई व्यक्ति तो ये हवाएं उस व्यक्ति के दाईं तरफ झुकी होंगी, ये बताया। वही चीज है, यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया जिसका मुख कर दिया पवन की दिशा की ओर, जिधर पवन की दिशा है उधरी तरफ व्यक्ति का मुख करके उसको खड़ा कर दिया है और कह दिया गया है इस गोलार्ध में जो हवाएं हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं उस व्यक्ति के दाईं ओर झुकी होंगी। और दूसरा क्या कहा है इसी को, तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा की ओर अगर मुख करके आप खड़े होते हैं, पवनों की दिशा की ओर मुख करके खड़े होते हैं तो पवनें क्या होती हैं, आपके बाईं ओर झुकी होती हैं। बस इतना बताया उन्होंने कि पवनें क्या होती हैं, अपने बाईं ओर, दाएं की जगह बायां हो जाएगा, और जो ये है, ठीक है, समझ में आया। तो ये रहा 22 बैलेट का नियम। आगे देखते हैं कुछ खास बातें। देखिए व्यापारी पवनों की खास बात क्या है, ये पवनें महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं। नंबर 2, इनकी गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पवनें भूमध्य रेखा के पास आपस में टकराकर वर्षा करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय या उष्ण चक्रवात, ऐसे कर, उपोष्ण चक्रवात तथा प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये कुछ खास बातें क्या है, ये पवनें महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं। इनकी गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये पवनें भूमध्य रेखा के पास आपस में टकराकर वर्षा करती हैं। इन्हीं क्षेत्रों में उपोष्ण चक्रवात तथा प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। बताएंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में है पछुआ पवनें। देखिए ध्यान से, जैसा कि पता है कि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 60 से लेकर 65 डिग्री, कितना, 60 से लेकर 65 नॉर्थ, इसी तरीके से 60 से लेकर 65 डिग्री साउथ में एक ये पेटी पाई जाती है, वायुदाब पेटी, और इस पेटी को उपध्रुवी, यहां मैं लिख दे रहा हूं उपध्रुवी, ऐसे लिख रहा हूं उपध्रुवी, और कैसी पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। ये उच्च वायुदाब पेटी थी और ये उपध्रुवी, पिछली क्लास में हम इनको डिफाइन कर चुके हैं।
और ये गतिजन पेटियां हैं। 4 जो पेटियां होती ये गतिजन वायुदाब पेटी हैं, और 3 जो बताई थी तापजन पेटी, एक ये और 2 और ये ध्रुवी वाले ये बताए, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से इसको भी यही नाम दे देंगे, क्या है, ध्रुव के पास में है तो उपध्रुवी ध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको पता है कि इस क्षेत्र में वायुदाब ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ये हवाएं भूमध्य रेखा की ओर चल रही हैं। तो देखिए वायुदाब यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे वायुदाब कम है, यह निम्न वायुदाब है, तो जरूरी नहीं हवाएं सिर्फ इधर चले, ये हवाएं इधर की ओर भी चलती हैं। यानी यहाँ उच्च वायुदाब है, इधर उधर निम्न वायुदाब है, तो ये हवाएं दोनों तरफ चलती हैं। ठीक है, तो ये जो क्या होती हैं, ऊपर की ओर जो चलती हैं, ये इनकी जो दिशा है वो ऐसे हो जाएगी, जो फेरल के नियम से ऐसे, इस तरह से ऐसे, ठीक है, और यहां से ऐसे ये दिशा हो जाएगी। ध्यान दीजिए दिशा के बारे में, अभी जो मैंने बताया जस्ट कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर झुकी होती है, तो ये दाईं ओर झुकी है दिशा, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर, अगर दिशा में खड़े हो मुंह करके, तो ये जो पवने हैं, इन्हीं पवनों को व्यापारिक पछुआ पवने कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवने। ठीक है ना। इनका थोड़ा डिफिनेशन देख लीजिए क्या है, जैसा कि यहाँ पे आपको पता है, यह है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, इधर भी और इधर भी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को पछुआ पवने कहते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से किधर की तरफ, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की तरफ। यहाँ परिभाषा हो गई, देखिए समझिए, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली, और ये दोनों गोलार्धों की बात है भैया, ध्यान रखिए दोनों गोलार्धों में सेम हो रहा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी एक यहाँ है और दूसरी यहाँ है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी, इधर भी और इधर भी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली पवनों को पछुआ पवने कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवने कहते हैं। या दूसरी तरह से इसकी परिभाषा देख लीजिए, 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री जिसको अक्षांश भी बोलते हैं, 30 से 35 डिग्री, और कहाँ, नॉर्थ और साउथ दोनों से 60 से 65 डिग्री, नॉर्थ और साउथ दोनों। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ से 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ की ओर चलने वाली पवनों को पछुआ पवने कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवने कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ खास बात, इनकी दिशा भी अपने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाएं तरफ होती है। ठीक है, इनकी खास बात क्या है, ये क्या करती हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा करती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा करती है, पश्चिमी भाग में वर्षा करती है। अगली बात क्या है, इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात और प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखने वाली इसमें बात है, मैं बता दूं आप लोगों को क्या। अब यहां पे देखते हैं, दो गोलार्ध है मेरे पास,
इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं, आप लोगों को क्लियर होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये आपका हो गया भूमध्य रेखीय क्षेत्र और अब शायद थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अगर विश्व का मानचित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में, यहां लिख दूं, गोलार्ध में स्थल भाग कैसा है, ज्यादा है, प्लस में है। और दक्षिण गोलार्ध में जल भाग ज्यादा है। देखो दोनों में ध्यान रखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग ज्यादा है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध भी कहते हैं और जबकि दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि जहां पर स्थल होता है, स्थल कहीं ऊंचा है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं घाटी है, कहीं दबा हुआ है, यानी कि स्थल भाग ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ ऐसे हो सकता है, ये स्थल भाग। यहां पे अगर पवनें चलेंगी तो इनकी पवनों की चलने में, गति में या दिशा में कई अवरोध आते हैं। कहीं सागर, कहीं फिर स्थल आ गया, कहीं पहाड़ आ गया, कहीं पर्वत आ गया, कहीं पठार आ गया, तो इनकी गति जो होती है वो धीमी होती है। ये उत्तरी गोलार्ध की बात है। वहीं अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि सागर ज्यादा है और सागर का जो तल होता है वो समान होता है, समतल होता है। इसके ऊपर जो हवाएं चलती हैं इनमें कोई अवरोध नहीं होता है, तो इनकी अवरोध ना होने के कारण इनकी गति कैसी होती है, इनकी गति ज्यादा होती है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा ज्यादा होती है। समझ में आया क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल वाला भाग ज्यादा है और जल होता है समतल, तो पवनों के चलने में कोई रुकावट नहीं आती, जबकि ऊपर वाले भाग में रुकावट आती रहती है। इतनी बात क्लियर। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए जरा क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसका प्रभाव ये होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 40 डिग्री के आसपास, 40 डिग्री के आसपास जो तेज हवाएं चलती हैं, इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि ऐसा लग रहा है गरज रही हो, तो उनको गरजता चालीसा बोलते हैं। गरजता चालीसा, 40 डिग्री, ये साउथ की बात हो रही। वहीं 50 डिग्री के आसपास जो तेज हवाएं चलती हैं, पछुआ पवनें, उनको प्रचंड पचासा बोलते हैं, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री साउथ यानी 60 डिग्री के अक्षांश के पास जो तेज हवाएं चलती हैं उनको हम चीखता साठा बोलते हैं। 60 मतलब 60। तो ये पूछा जाता है कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, ये क्या है? तो 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर चीखता साठा। ये कहाँ होता? दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पर जल भाग ज्यादा होता है। जल भाग होने के कारण इनकी गति में कोई रुकावट नहीं आती है या रुकावट कम होती है, इसलिए इनकी गति बढ़ जाती है। तो ये तो था आपका पछुआ पवनें। आगे आते हैं ध्रुवी पवनें। ध्रुवी पवनें, ध्रुवी पवनें जैसा कि नाम है, इनको पोलर विंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। जैसा कि नाम है, देखिए ये ध्रुव है और ध्रुव जो है यहाँ पे तापमान सबसे कम होता है, तो तापमान कम हो यानी टेम्परेचर कैसा होता है, माइनस में, तो
तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, प्लस में, यानी यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वायुदाब ज़्यादा होता है, दोनों को डाल दो, यानी प्रेशर हाई और टेम्परेचर कैसा, लो। तो क्या होता, जब वायुदाब यहाँ पे ज़्यादा है। दूसरा हम देख रहे हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ पे ये 60 से 65 डिग्री जो अक्षांश है, यहाँ पे वायुदाब कैसा है, यहाँ पे वायुदाब निम्न है। तो क्या होता है कि ध्रुवों पर उच्च वायुदाब की वजह से ये पवनें इधर से इधर की ओर चलने लगती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वायुदाब ऊंचा है, और जब ऊंचा है वायुदाब ज्यादा है, और यहाँ पे वायुदाब कम है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। यानी कि 80 से 90 डिग्री से उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र होता है, वहां से 60 से 65 डिग्री की तरफ दोनों गोलार्धों में, ये घटना कहाँ घटती है, दोनों गोलार्धों में, ठीक है ना। ऐसे ये पवनें चलेंगी। इसको हम थोड़ा साफ कर दें, यानी ध्रुवों से किधर की तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये जो पवनें चलती हैं, क्या इनकी परिभाषा क्या हो गई, ध्रुवी उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवनें कहते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवनें कहते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये है ध्रुव साउथ पोल, यहाँ पे टेम्परेचर कम होने के कारण वायुदाब अधिक है, जबकि 60 से लेकर 65 डिग्री पर वायुदाब कम होता है, ठीक है ना। तो हवाएं कहाँ चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, ठीक है ना। इसीलिए इन पवनों को क्या कहते हैं, ध्रुव से चलती हैं, इसलिए इनको ध्रुवीय पवनें या पोलर विंड कहा जाता है। या दूसरी इसको हम परिभाषित ऐसे कर सकते हैं, क्या, 90 से 80 या 80 से 90 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ से 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ की ओर चलने वाली हवाओं को ध्रुवीय पवनें कहते हैं, ठीक है। ओके, इनको समझ लीजिए। आगे आ जाइए, एक और परिभाषा यहां से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सेल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हेडली सेल, नंबर 2 फेरल सेल, नंबर 3 ध्रुवीय सेल। ये क्या होते हैं, देखिए, इनको भी पूछा जा सकता है, हेडली सेल, फेरल सेल, ध्रुवीय सेल क्या होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि हवाएं गर्म होकर क्या होती, ऊपर उठती हैं, ऐसे ऊपर की ओर उठती हैं, और जब ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं हवाएं ऐसे करके ऊपर उठेंगी, और ऊपर पहुंचने पर वो हवाएं कैसी हो जाती, ठंडी, और ठंडी हो जाने पे क्या होगा, हवाओं में भार ज़्यादा हो जाता है, और जब भार ज़्यादा होता है तो वो क्या करेंगी, नीचे बैठने लगेंगी। देखिए जैसे यहाँ पे हवाएं गर्म हुई, ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद ठंडी होने लगी, और ठंडी होने के बाद वो धीरे धीरे क्या करेंगी, नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। ये देखिए, इसी तरीके से यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर उठी, और यहाँ पे ठंडे होने के बाद धीरे धीरे ये क्या करती हैं, नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, और फिर नीचे से, अब यहाँ वायुदाब ज़्यादा है, यहाँ पे भी वायुदाब ज़्यादा है, तो फिर ये क्या करने लगेंगी, आने लगेंगी किधर, विषुवत रेखा की ओर, ये ऐसे गति करने लगती है यहाँ पे। यानी कि तो ये देख रहे हैं, एक ऐसे ये सेल बन गई, एक ये सेल बन गई, यानी कि ऊपर उठी, ऐसे करके हवाएं जो उठी, जैसे ऐसे आ रही, आने के बाद जैसे विषुवत रेखा के पास पहुंचती, गर्म होके ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद ठंडी होके फिर ऐसे नीचे बैठती, तो एक ये सेल बन गया, एक सर्कल सा बन गया, ठीक है ना। तो जो सेल यहाँ पे बनते हैं भूमध्य रेखा के आसपास, इनको बोलते हैं हेडली सेल, हेडली सेल,
ठीक है, समझ में आया। सेम कंडीशन यहाँ पे होती है, कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। देखिए यहाँ पे जब ऐसे यहाँ पे बाई द उच्च है तो हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, और उठने के बाद जब ऊपर उठेंगी, ऊपर जाने पे ठंडी होंगी, ठंडी होने के बाद ऐसे क्या करेंगी, नीचे की तरफ चल जाएंगी, और नीचे की तरफ जाके फिर ये इधर की तरफ आके गति करने लगे ऐसे, और इसी तरीके से ऊपर उठ के ये ध्रुव के पास पहुंच जाती है, और यहाँ उच्च दाब की वजह से इधर आ जाती है। सेम इधर भी इसी तरीके से बनेगी, मैं बताता हूँ। यहाँ से हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठी, ये जो हवाएं गई ध्रुवीय पवनें तथा ये जो पछुआ पवनें गई, वहाँ पे जाने के बाद फिर ऐसे ऊपर उठेंगी, और ऐसे उठने के बाद ऊपर जाके ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद ये बैठेंगी नीचे बैठेंगी, और नीचे वायु दाब यहाँ पे ज़्यादा है तो फिर से ये इधर की तरफ आ जाती है। एक सर्कल चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर 2 वाला है, ये और प्लस ये, इसको बोलते हैं फेरल सेल। क्या बोलते हैं, फेरल सेल। और जो ध्रुव पे बना हुआ है ये यहाँ पे, तो इसको ध्रुवीय सेल बोलते हैं, ध्रुवीय सेल। यहाँ और एक ये बना है ध्रुवीय सेल, इनके बारे में भी पूछा जाता है। देखो ये भूमध्य रेखा के आसपास जो सेल बने हैं इनको हेडली सेल, और ये जो बने हुए हैं इनको बोला गया फेरल सेल, क्योंकि यहाँ पे फेरल का नियम इन्होंने बताया था, कोरियालिस बल लगता है, ठीक है ना, उस वजह से इसको नाम दे दिया फेरल। और ऊपर जो है ध्रुवीय, उसको ध्रुवीय, ध्रुव की वजह से नाम दे दिया। तो शायद आपको ये सेल भी समझ में आ गया होगा। पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने भी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो को फिर से रिपीट करके रोक के 1-2 बार चलाइएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये सेल भी कोशिश करिएगा समझने की, मैंने क्या बताया, थोड़ा रोक के फिर बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इमेजिन करिएगा कि ऐसे जब एक दूसरी की तरफ हवाएं आती हैं, गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठने के बाद ठंडे होकर नीचे बैठती हैं, फिर इस तरीके से एक सर्किट हो जाता है, उन्हीं से सेल बनते हैं, और भिन्न भिन्न सेलों को भिन्न भिन्न ये नाम दिया गया। इस तरह से ये वायु दाब तथा पवन संचरण का तीसरा लेक्चर आपके सामने रहा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला इसका टॉपिक अभी बचा हुआ है, इसी में क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है सामयिक पवनें, यानी मानसून, स्थल समीर, जल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर तथा स्थानीय पवनें। वो भी हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे, तब तक इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे, ओके। और आप लोग इसको पूरा पढ़ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो रूटीन वाइज जो टॉपिक चल रहे हैं वो सारे आपके पास आते जाएंगे, और मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, जल्दी सिलेक्शन मिल जाए आपको, ओके। वेल डन, थैंक यू सो मच।